हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे सीआरडी के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन। आज की क्लास में पूरा टॉपिक कवर तो नहीं हो पाएगा, इसको हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सीआरडी के बारे में हम लोग 3 चीज़ें जानेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम इसको यूज़ कब करते हैं। व्हेन वी यूज़ सीआरडी, ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ ट्रीटमेंट के मीन्स के कंपैरिजन के लिए हम लोग सीआरडी का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि इस सीआरडी के एनालिसिस में कितने प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। जब हम लोग सीआरडी पढ़ते हैं तो हम कितने जो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के बेसिक प्रिंसिपल हैं उनमें से कितने प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। और जो तीसरी चीज़ यहाँ पर आज हम देखेंगे वो है इसकी एनालिसिस। तो सीआरडी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग सीआरडी का यूज़ कब करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको एक हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है कि सारे ट्रीटमेंट सेम हैं कि नहीं है, या फिर जो सारे ट्रीटमेंट्स की एवरेज परफॉर्मेंसेस हैं वो सेम है एक दूसरे से या डिफ़र करें। मतलब वी वांट टू टेस्ट एच नॉट सच दैट μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू अप टू μk against h1 such that μ1 not equal to μ2 not equal to up to μk। k यहाँ पर क्या है? k इज़ द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट्स के वेरिएशन को हम लोग को कंपेयर करना है या उनको चेक करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इन ट्रीटमेंट्स को कुछ यूनिट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। देन यूनिट के आउटपुट के बेस पर हम लोग ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि ये सेम है या एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफ़र कर रहे हैं। अब अगर सारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है या होमोजीनियस है, तभी हम लोग सीआरडी को अप्लाई करेंगे या सीआरडी का यूज़ करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होता है या इसके होमोजीनियस से क्या मतलब है, अब ये देख लेते हैं। वैसे ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होता है बताओ, पता है किसी को? चलो मैं ही बता देती हूँ। उन सारी यूनिट्स का ग्रुप जिनके ऊपर हमको अपने ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करना है, उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। जैसे ये एक ग्रुप है सपोज़, और इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं। इन्हीं यूनिट के ऊपर हम उन ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करेंगे जिनकी एवरेज परफॉर्मेंसेस को हमको कंपेयर। इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं। अब ये यूनिट जो हैं आपके कुछ पेशेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, इस टाइप से इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं। कुछ हॉस्पिटल हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे खेत हो सकते हैं, टाइप ऑफ वैरायटी हो सकती है, कुछ एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है, कुछ कंट्री का ग्रुप हो सकता है। मतलब जो भी होगा वो कुछ यूनिट्स हैं, वो किसी भी नेचर की हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा हमारी प्रॉब्लम के ऊपर कि हम लोग किस टाइप के ट्रीटमेंट्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो इन सारी यूनिट का ये जो ग्रुप है पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल मटीरियल। ठीक है, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। अब इसके होमोजीनियस होने का क्या मीनिंग है, पता है किसी को? चलो वो भी मैं ही बता देती हूँ। यूनिट्स अगर ऑलमोस्ट सेम है, मतलब मिलती जुलती सी हैं, ये यूनिट ये मतलब ये जितनी भी यूनिट्स हैं अगर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, या फिर इनमें जो डिफरेंस एग्जैक्ट मिलती जुलती तो नहीं होंगी, कितना भी कोशिश कर लो कहीं ना कहीं असाइनेबल कॉजेज़ की वजह से कुछ ना कुछ वेरिएशन तो रहते ही हैं। सॉरी, असाइनेबल कॉजेज़ की वजह से नहीं, रेंडम कॉजेज़ की वजह से कुछ वेरिएशंस रहते ही हैं। तो ये यूनिट अगर लगभग एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं, या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो निग्लिजिबल सा है, तो इस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे ना कि ये यूनिट होमोजीनियस हैं, ये सारी की सारी एक जैसी हैं। तो अगर ये सारी यूनिट्स, इफ़ यूनिट्स आर होमोजीनियस, तब हम लोग कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर? हम लोग सीआरडी कब लगाते हैं? ट्रीटमेंट्स के कंपैरिजन के लिए हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग सीआरडी का यूज़ कब करते हैं? जब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होती हैं, जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में अवेलेबल यूनिट्स होती हैं, वो अगर होमोजीनियस हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? उस सिचुएशन में हम लोग सीआरडी का
यूज़ करते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको ट्रीटमेंट के मीन्स को कंपेयर करना है। अगर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होमोजीनियस है तो आप सीआरडी की तरफ मूव करेंगे। क्लियर। तो ये तो हो गई बात यूज़ की कि हम लोग सीआरडी को यूज़ कब करते हैं। अब बात आती है प्रिंसिपल की कि सीआरडी में कितने प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है। तो जो सीआरडी होती है इसमें हम लोग दो प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। एक तो रैंडमाइजेशन और दूसरा रेप्लिकेशन। लोकल कंट्रोल का यूज़ यहाँ पर नहीं करते हैं। दिस इज़ लोकल कंट्रोल जो ये थर्ड प्रिंसिपल होता है ना, इसका यूज़ यहाँ पर नहीं करते हैं। अब इसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कैसा है, होमोजीनियस। लोकल कंट्रोल का यूज़ कब करते हैं, जब हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हेट्रोजीनियस होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं या फिर वाइवा वगैरह में आपसे पूछ लिया जाता है कि सीआरडी में कितने प्रिंसिपल का यूज़ होता है या फिर कौन से प्रिंसिपल का यूज़ नहीं होता। अगर लोकल कंट्रोल का यूज़ नहीं किया जा रहा है तो ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से लोकल कंट्रोल का यूज़ नहीं किया जा रहा है। ये सारे वाइवा के ही क्वेश्चन है। तो ये बात तो हो गई आपकी नंबर ऑफ़ प्रिंसिपल कितने यहाँ पर यूज़ होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ नोटेशंस की। ठीक है, तो ये जो नोटेशंस हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है आपका नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट। नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट को यहाँ पर शो करते हैं के से। दिस इज़ के। हमने एच नॉट में लिखा है ना, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू अप टू म्यू के क्या था वहाँ पर, केथ पॉपुलेशन का मीन था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। नंबर ऑफ रेप्लिकेशन को शो करते हैं हम आर आई से। यहाँ पर आई वेरी करेगा फ्रॉम 1 2 अप टू के। ये आर आई का क्या मतलब है, आर आई ये शो कर रहा है कि आयत ट्रीटमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है आपके एक्सपेरिमेंट में। मतलब जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो सपोज़ R1 टाइम रिपीट हो रहा है, जितनी भी बार रिपीट हो रहा है हम उसको R1 कह दे रहे हैं। ऐसे ही जो सेकेंड ट्रीटमेंट आपका है वो उस R2 टाइम रिपीट हो रहा है, उसके लिए नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन R2 है। एंड जो केथ ट्रीटमेंट है वो RK टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ रिपीटेशन फॉर ईच ट्रीटमेंट है वो अनइक्वल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सारे एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है वो हर ट्रीटमेंट के लिए सेम होता है। सपोज़ आपके पास 4 ट्रीटमेंट हैं तो चारों ट्रीटमेंट अगर 6 बार आ रहे हैं तो मतलब एक 6 बार आ रहे हैं तो सारे 6 बार आएंगे, एक 3 बार आ रहे हैं तो सारे 3 बार आएंगे। नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन सेम रहता है। लेकिन सीआरडी कैसे एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन जो होता है वो अनइक्वल भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इसका अनइक्वल ही होना हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सारे ट्रीटमेंट इक्वल नंबर ऑफ़ टाइम भी रिपीट कर सकते हैं और अनइक्वल नंबर ऑफ़ टाइम भी रिपीट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कुछ कि यहाँ पर लोकल कंट्रोल नहीं लगता या नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन अनइक्वल भी हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन। अब इसके बाद बात आती है कि अगर हम समेशन ऑफ आर आई करें, आई फ्रॉम 1 टू के, तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल एन। मतलब स्मॉल एन क्या हो जाएगा, स्मॉल एन आपका है टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट जो कि आपके एक्सपेरिमेंट में प्रेजेंट होंगी। जो डिज़ाइन आप परफॉर्म करो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट होंगी वो एन होंगी। तो जितने भी रेप्लिकेशन है उनका सम करके क्या निकल कर आएगा, आपका एन निकल कर आएगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके लेआउट की, मतलब कैसे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करते हैं, यूनिट को ट्रीटमेंट अलॉट करते हैं, वो देख लेते हैं। सपोज़ आपके पास एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, ये है आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। इसमें कुछ यूनिट्स होंगी। सपोज़ आपकी यूनिट इस टाइप से हैं कुछ, ये आपके कुछ यूनिट्स हैं। ठीक है, अब ये एज्यूम कर लेते हैं
मतलब ये होमोजीनियस तो होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग सीआरडी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारी सारी यूनिट होमोजीनियस हो। सपोज आपके पास 4 ट्रीटमेंट है, हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स हैं वो है 4 ट्रीटमेंट्स है, ए बी सी डी। आपको करना क्या है, इन ट्रीटमेंट्स को इन यूनिट्स के ऊपर रेंडमली अप्लाई करना है। चाहे आप रेंडम नंबर टेबल की हेल्प लो, लॉटरी सिस्टम करो या कोई और पैटर्न फॉलो करो, तो आप रेंडमली इन ट्रीटमेंट्स को इनके ऊपर अप्लाई करोगे। मैं करती हूँ यहाँ पर, यहाँ हमने ए कर दिया, दिस इज़ ए, बी, सी, डी, सी, डी, डी, सी। तो यहाँ पर हमने करा क्या है, रेंडमाइजेशन और एप्लीकेशन का यूज़ करा। आप देख सकते हैं हमने रेंडमली ट्रीटमेंट्स को यूनिट के ऊपर अप्लाई करा है और एक ट्रीटमेंट मोर देन 1 टाइम रिपीट हो रहा है, यानी कि रेप्लिकेशन भी हमारा यहाँ पर डन है। तो रेंडमली यूनिट को अप्लाई करना और बार बार रिपीट करना, दोनों प्रिंसिपल कंप्लीट हो गए हैं। एंड यूनिट हमारी होमोजीनियस थी, लोकल कंट्रोल नहीं करा है, तो पूरा हमारा ये सीआरडी का एक पैटर्न हमको मिल गया है। इस पूरे प्रोसीजर को जो हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट को रेंडमली अप्लाई करा है रिपीटेशन के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं लेआउट। दिस इज़ कॉल्ड लेआउट। ठीक है, तो ये जो पूरा है इसको हम लोग लेआउट बोलते हैं। तो सीआरडी में कुछ एक चीज़ें ध्यान देने वाली हैं आपकी, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। सबसे पहली चीज़, मटेरियल होमोजीनियस होता है। दूसरी चीज़, लोकल कंट्रोल का यूज़ नहीं होता। तीसरी चीज़, जो नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन है वो अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट इसकी एनालिसिस वाला जो सेक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।